स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लव को कैसे देखें कि उनके रिलेशनशिप में बैलेंस्ड वे में आगे चले। और वो मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में वो भी लेफ्ट ब्रेन यूज करी, क्योंकि उसको ये लगा कि ये बंदा लेफ्ट ब्रेन वाला इंटेलेक्ट पर्सन है तो मैं भी इंटेलेक्ट बातें करूं। सबके साथ ये मिस्टेक होती है। तो क्या होता है ना, फिर वो ईगो क्लैश होता है, फिर कंपटीशन आती है और वही ब्रेकअप होते हैं। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा लोग फेलियर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, इश्यूज लेकर आते हैं कि मेरे साथ ही फेल्ड पार्टनरशिप क्यों हुई है, मेरे साथ ही मेरे को चीट क्यों किया गया है, या मेरे साथ धोखा क्यों किया, मेरा पार्टनर लॉयल नहीं है, या फिर मैंने इतना कुछ दिया लेकिन मुझे उतना रिटर्न में नहीं मिला। तो मैं सबको एक सलाह देता हूँ, एक एडवाइस देता हूँ, किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले ना अपने आप को पहले कंप्लीट कर दो। तो हम क्या करते, किसी को लेके कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ये गलती है। किसी के साथ कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं, ये गलती है। किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, ये गलती है। तो किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ये हमारी गलती है जी। जब आप कंप्लीट रहोगे तो एक्सपेक्ट ही क्यों करोगे? तो पूरे रिलेशनशिप EMI से चल रहे सबके, ना ये चुका पा रहे ना वो चुका पा रहे। क्या बात। और कितनी लाइफ से चल रहे, पूरी रियल और रील के बीच की लाइफ है। इज इट राइट? अवेयरनेस है जो आपको समझाएगा कि ये भी एक रील ही चल रही है, ये रियल नहीं है। और हमारा जो रियल का जो ईगो है ना, नहीं मैंने देखा ये सच है, मैंने सुना ये सच है, मैंने महसूस किया ये सच है, जो तुमने किया सेंसेशंस के थ्रू वो भी एक्चुअली रील ही था, रियल था ही नहीं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अपनी शर्मा है और मैं आपका स्वागत करती हूँ अनदर एपिसोड ऑफ वननेस शो में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम तरह तरह की स्पिरिचुअल बातें करते हैं, उनको आम जनता की भाषा में उसको समझाने की कोशिश करते हैं और उसी के साथ हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसे उतारने की कोशिश करते हैं। ना ही सिर्फ स्पिरिचुअल बातें करते हैं, हम कई तरह की हीलिंग मोडालिटीज़ के बारे में भी इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कशंस करते हैं। और इसी प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन करने के लिए हमारे सामने मौजूद हैं डॉक्टर उदेशा सर, एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, फाउंडर ऑफ साई करुणा मिशन एंड एक PLR थेरेपिस्ट, जिन्होंने कितने ही लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स को हीलिंग प्रैक्टिसेस सिखाकर, मेडिटेशन सिखाकर, होलिस्टिक अप्रोचेस सिखाकर उनकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करवाया है और उनको एक नई राह दी है, एक उम्मीद दी है, अपनी लाइफ में अपने अंदर एक इवोल्यूशन लाने की एक लाइट दी है। सो वेलकम सर। एंड बहुत सारे पॉडकास्ट हमने आपके देखे हैं और बहुत सारी नॉलेज हमने उससे गेन की है, विजडम गेन की है। तो उसी के चलते आज हम चर्चा किसी एक टॉपिक के ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि आपके इतने पॉडकास्ट ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं और कई लोगों के मन में कई सवाल हैं। तो हमने इतने पॉडकास्ट देखते हुए, इतने कमेंट सेक्शंस में जाकर देखा कि लोगों के अंदर आजकल क्या जानकारी समझने की, या क्या उत्साहित हो रहे हैं वो, या क्या उत्सुकता है उनके अंदर चीजों को समझने की। तो उसको शुरुआत करने के लिए मैं एक ऐसे टॉपिक का जिक्र करना चाहूँगी जो कि सभी लोगों के बीच में बहुत ही फेमस कह सकती हूँ है, और बहुत ही मिथ के रूप में भी वो लोगों के दिमाग में चलता है, जो कि है महाभारत। महाभारत बच्चे से लेकर बड़ों तक, क्योंकि ये महाभारत हमने रील में बहुत बार देखी है। जो जैसे मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं या पुराने लोगों की बात करूं, तब से ये एक रील में हमें दिखाई जा रही है। तो कई लोग उसके बारे में बोलते हैं कि अगर कोई इंसान भगवत गीता पढ़ ले तो उसमें पूरी लाइफ का एक सार है, मतलब पूरी लाइफ उसके ऊपर रोल करती है। तो उसी के लिए मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि महाभारत जो हम रील में देखते आ रहे हैं, किस तरह से उसको हम अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर उसका क्या रेलेवेंस हमारी रियल लाइफ तक पहुंचता है? एक्चुअली हम लोग सब एक बात जानते हैं कि लाइफ एक ड्रामा है, राइट? तो जब हम इस लाइफ को एक टाइटल दे देते हैं, तो ड्रामा में तो बहुत कैरेक्टर्स होते हैं जी, अच्छे भी, बुरे भी, हीरो भी, विलन भी, है ना? तो महाभारत भी एक ऐसा ही एक ड्रामा है जिसमें
धरती पे पैदा हुए जितने भी ह्यूमन के वेरिएशंस है, क्रिएशंस, वो सारे इंक्लूडेड है जी मतलब शकुनी मामा से लेके कृष्ण भगवान तक, जी प्योर लाइट एंड प्योर डार्क, जी। सारे कैरेक्टर्स इसके बीच में आ गए। अच्छा। तो ये कहा जाता है कि अगर आपने महाभारत की ग्रंथ पढ़ ली तो उसमें सब आ गया, पूरा लाइफ आ गई, मतलब सबकी एक एक कैरेक्टर्स, एक एक एपिसोड्स आ गए। कोई भी मतलब पेज आप उठा लो, आपको लगेगा हाँ इसमें कुछ तो मुझे सीखने जैसा है, कुछ तो मुझे समझने जैसा है। सही बात है। तो जब भगवान ये किताब लिखते हैं तो डेफिनेटली कुछ सोच समझ के ही लिखते हैं, और वो तो फिर उसको प्रेजेंट करने के लिए ह्यूमन तो चाहिए कि नहीं, इंसान तो चाहिए कि नहीं जी। चाहे वो कबीर हो या शेक्सपियर हो, कितने भी ऐसे महारथी हो, इन्होंने किसी ह्यूमन के थ्रू ही उसको एक्सप्रेस करवाया है ना। तो जब हमने इतने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किए हमारे साई करुणा मिशन में पिछले 15-17 साल में, हमने हर इंसान की पास्ट लाइफ में एक ना एक कोई कैरेक्टर ही देखा है। अच्छा। और वो कैरेक्टर कभी धोखा खाता है, कभी धोखा देता है, समझ में कि नहीं। फिर उसको कोई सद्बुद्धि आती है, एक लाइट आती है, फिर वो पश्चाताप करता है, फॉरगिव करता है। और अगर आप देखें तो इवन जैनिज्म में भी बोला गया कि जितने कैरेक्टर्स महाभारत के थे वो एक्चुअली जैनिज्म ने भी उसको एक्नॉलेज किया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि कैसा होता है ना, ये सेट ऑफ द कैरेक्टर्स है। जैसे कोई आप रामलीला देखते हो, हाँ। एक जगह पे कोई प्ले करता है, उनको कहा जाता है आप कानपुर में क्या, अब लखनऊ में करो, अब इलाहाबाद में करो, तो वही सेट ऑफ द कैरेक्टर्स जाते हैं ना अलग अलग स्टेज पे जी किरदार निभाने के लिए। तो वो रिलीजन के दायके में भी आते। मतलब आप देखो कि सिख कम्युनिटी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अर्जुन के जैसे फोकस्ड है, जैन कम्युनिटी में भी कोई ऐसे मिलेंगे जो अर्जुन के जैसे फोकस्ड है, साउथ के लैंड में भी मिलेंगे, साउथ इंडियन में, कि वो भी अर्जुन के जैसे क्या ऐसा है। तो ये कैरेक्टर्स तो सेट है ना, ये तो आदमी उसको प्ले करके उसको एक्सपीरियंस करता है, एक अनुभव लेता है। अच्छा, समझ में आ रहा है क्या नहीं। तो उसको एक आइकॉनिक रखा है महाभारत को कि ये कैरेक्टर के ये एक्सपीरियंसेस हुए थे, आपको ये हुए, इसका मतलब आप सिंक हो गए, मतलब आप 100% वो लाइफ जिए। जैसे मैंने अर्जुन की बात की कि अर्जुन जब कृष्ण भगवान से सरेंडर हुए, तो कितना भी फायर एक अर्जुन में होगा कोई भी युग में, जब तक वो कृष्ण भगवान जैसे पे सरेंडर नहीं होगा तो उसका फायर गलत दिशा में जाएगा, उसका फायर स्पिरिचुअलिटी में यूज नहीं होगा, उसका सिर्फ कॉर्पोरेट में होगा, या उसका सिर्फ एक पैशन होगा, या कोई एक काम में सक्सेस होगा वो, या मेंटर होगा, एंटरप्रेनर होगा। आप इसका आधार रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं। या दोनों चीजें सेम देखो ना, साथ साथ में चलती है कि अच्छा। एक रेफरेंस है और एक आदमी जी रहा है, तो आदमी को समझ जाता है ना, अच्छा मैं ऐसे जीऊंगा तो ऐसे होता है ना। जैसे कोई एक पिक्चर बनती है, एक सेंसर बोर्ड में जाती है, और सेंसर बोर्ड में जब जाती है तो सारे कैरेक्टर्स को एक बार उनका ओवरलुक किया जाता है, और कैरेक्टर खुद भी देखता है मैंने कैसे उसको एक्ट किया। इज इट राइट। अगर उसको लगता है मैंने इस कैरेक्टर को जस्टिफाई किया, इसका मतलब ऑडियंस खुश होंगे। कैरेक्टर को लगता है यार मुझे खुद को मजा नहीं है, तो लोगों को कहां से मजा आएगा। समझ में आ गया नहीं। तो ये सारी चीजें एक यंग, मतलब एक इन्फेंट सोल से लेके इनफाइनेट सोल लेवल के, जो हम 7 लेवल के सोल्स की बात करते हैं, जी। इन सारे 7 लेवल के सोल्स के बीच में ही महाभारत के कैरेक्टर्स आते हैं। चाहे वो युग था, ये युग है, कलयुग है, सतयुग है, द्वापर युग है, कोई भी युग है, ये तो चीजें आने वाली है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ऐसा होता है ना, आप कितनी शिद्दत से उस किरदार को निभा रहे हो। तो सर आपने इसमें 2 चीजों का वर्णन किया। हाँ। पहला कि डार्क से लेके वाइट तक कैरेक्टर्स हैं, हाँ। और इन्फेंट से लेके इनफाइनाइट सोल तक हैं। तो आपके कहने का मतलब इसमें ये है कि महाभारत हमारी पूरी लाइफ को डार्क और लाइट लेसन्स में भी देख रही है, और एक इन्फेंट से इनफाइनाइट सोल तक भी लेके जा रही है। मतलब आपको एक ताज्जुब की बात लगेगी यहाँ पे कि जब 1984 में जब बी आर चोपड़ा की महाभारत
बनने वाली थी, एक दिमाग में थी सिर्फ। आप सोचो 4 साल उनको स्क्रिप्ट लिखने में लगे। अच्छा। ऐसे। और 4 साल में से लास्ट के 2 साल उनको कास्टिंग डायरेक्टर, वो भी शकुनी मामा ने ही उन सबको कास्ट किए। अच्छा। जो सबसे डार्क इंसान जो अपना किरदार निभा रहा था, उसने कृष्ण भगवान को सिलेक्ट किया और 3,500 लोगों का ऑडिशन किया। शकुनी जो कैरेक्टर थे। ओके। तो आप सोचो कि हम तो देख के पर्दे पे गुस्सा आता था कि यार इसके वजह से ही वस्त्रहरण हुआ, इसके वजह से महाभारत हुई, इसके, लेकिन वही तो कास्टिंग डायरेक्टर था और वही तो पूरे महाभारत सीरियल के डायरेक्टर थे, वो जिन्होंने एक एक कैरेक्टर को हॉनेस्टली वो किरदार निभाने के लिए कहा जो एक्चुअल लिखा गया था। तो स्क्रिप्ट भी उनकी, डायरेक्शन भी उनका, समझ में आ रहा है कि नहीं, और खुद भी वो रोल अदा कर रहे थे, ऐसा नहीं थे करके। मतलब आप सोचो कि एक इंसान जो भी चाहे, उसका एक फ्री विल होता है, वो जो भी किरदार निभाना है वो निभा सकता है, उसको बदला लेना है ले सकता है, उसको माफ करना है वो कर सकता है, उसको प्यार से रहना है प्यार से रह सकता है, उसको नफरत से रहना है नफरत से रह सकता है। ये तो सर आप उन कैरेक्टर्स की बात कर रहे हो जिन्होंने एक्चुअल लाइफ में भी ऐसा ही है। एक्चुअल लाइफ में भी ऐसा है कि अगर सपोज कोई कर्ज किसी के ऊपर बड़ा चढ़ गया पैसे का जी, वो एक झटके में माफ भी कर सकता है। और नहीं करना है वो कोर्ट कचहरी में जाएगा, वो अच्छे से अच्छा वकील रखेगा, बड़ी से बड़ी सजा दे देगा। अब उसको मान लो 7 साल के लिए सजा मिल भी गई सामने वाले को, लेकिन इसको तो पैसे नहीं मिले ना। हाँ। उसको तो कोई जस्टिस, मतलब एक ईगो सेटिस्फैक्शन हुआ कि मैंने सजा दी जी, मेरी भरपाई नहीं हुई जी, मुझे जो चीजें चाहिए थे वो नहीं मिला। तो दुर्योधन को भी कुछ फायदा नहीं हुआ मर के, और अर्जुन को भी कोई फायदा नहीं हुआ जीत के। सर इस बीच में मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि आप बोल रहे हो कि जो रियल लाइफ में भी है वो किस तरीके से इस चीज को उतारते हैं उससे पता चलता है। लेकिन आप अभी की अगर मैं लाइफ बिल्कुल इस ड्यूरेशन की लाइफ की बात करूं, इतना मीडिया पे चीजें आती हैं कि अपना स्टैंड लेने आना चाहिए या फिर बहुत सहने वाली सिचुएशन में भी नहीं आना चाहिए। मतलब ये एक्सट्रीम और बैलेंस वाला जो बात है वो हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि हम एक्सट्रीम में सहन कर रहे हैं या हम एक्सट्रीम में किसी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं या हम बैलेंस्ड वे में बैठे हैं और समझ पा रहे हैं चीज को। मतलब जैसे अभी आप बोल रहे हो ना, इसी से मेरे को ये क्वेश्चन निकला है क्योंकि आपने बोला कि किसी को फाइनेंस का कर्ज है वो उसको जाने भी दे सकता है और वो कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगा सकता है। अब कोर्ट कचहरी के चक्कर अगर वो ना लगाए जाने दे तो इसके इर्द गिर्द जितने लोग होंगे ना वो उसको जरूर बोलेंगे कि इसके ऊपर तक स्टैंड लेने का इसके अंदर पावर नहीं है। तो कभी कभी इंसान उसमें भी बहुत दब जाता है कि यार मैं सेटिस्फाइड हूं ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है करके। तो इसमें डिफरेंस कैसे इंसान को समझ में है कि मैं एक्सट्रीम्स में जा रहा हूं या बैलेंस्ड जा रहा हूं? मैंने यही कहा शुरुआत में आपको कि हर मोमेंट में चॉइस होती है। मतलब अर्जुन के पास भी चॉइस थी कि कृष्ण भगवान की बात सुने या ना सुने जी, इज इट राइट? अब कृष्ण भगवान ने कहा कि ये लिखी गई है कि युद्ध होना है जी। मैंने भी बहुत कोशिश की टालने की, उन्होंने कर्ण को भी मिले, शांति दूत बन के भी गए सभा में और उनका अपमान हुआ दुर्योधन के जरिए। उन्होंने अपना विराट स्वरूप जब दिखाया उस सभा में, तभी भी शकुनी मामा ने कहा कि ये तो तांत्रिक पर्सन है, मतलब मायावी इंसान है, ये अपना रूप बदलता है ऐसा है करके। मतलब वो उसको गॉडली नहीं मान रहे थे, एक डेमोन मान रहे थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ऐसा होता है ना कि भाई भगवान को भी परीक्षा देनी पड़ती है, इंसान को भी देनी पड़ती है। इज इट राइट? अब जब कोई एक सीड होती है, एक बीज होता है, आप किसी जमीन में डालोगे और जब वो पेड़ होता है, छोटा पेड़ बड़ा प्लांट या ट्री जो भी होता है, अब वो सीड कहाँ है? कहाँ है अब तो बढ़ गया ना। मतलब वो जो ओरिजिन था वो तो चला गया जी। तो भगवान हमारे अंदर है और हम वो सीड से एक प्लांट ट्री बन गए, हम गॉड को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा कि अच्छी चीज में भी मैं हूँ, बुरी चीज में भी मैं हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ और मैं ही डिस्ट्रक्टर हूँ, डिस्ट्रॉयर हूँ। इज इट राइट? तो ये क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का ना एक एक्सपीरियंस लेने के लिए तो ह्यूमन बॉडी मिली है, बाकी ने तो मतलब ही क्या था। ओके। तो हर कैरेक्टर बने
अनुभव लिया जी, और खत्म हो गए। तो उसको अगर ये समझ आ गई कि ये मैं अनुभव ले रहा हूँ, बस तो वहीं पे वो बैलेंस जाने बैलेंस लगता है। रहेगा। और अगर वो उसमें बह गया, हाँ, ये पॉइंट मैं मैं समझना यही कह रहा, बह हाँ, गया तो वो रिपीट करेगा, और सेम पैटर्न रिपीट सेम पैटर्न और रिपीट फिर कंप्लेन भी करेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा एग्जैक्टली है। मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि वो ड्रामा को ड्रामा नहीं समझा, उसने ड्रामा को रियल समझा, जबकि एक्चुअली हर चीज रियली होती है। रियल तो दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। द होल वर्ल्ड इज इल्यूशन। ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के जो स्पेस है, जो गैप है, ये कम होते हैं तो हमें लगता है अच्छा ये टेबल है, ये टीवी है, ये इंसान है। लेकिन अगर क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से देखो तो ये तो सिर्फ उसका स्पेस कम हुआ, इसलिए हमें एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब वो जो स्पेस है ना, उस स्पेस में इमोशंस जा सकते हैं जी, उसमें थॉट जा सकते हैं जी, उसमें एक्सपीरियंस जा सकते हैं। अब वो आपकी चॉइस है ना कि क्या उस स्पेस में रखना है आपको। वो ब्रेन के सेल्स में भी है, जी, हार्ट में भी है, किडनी में भी है, हर ऑर्गन में है करके। तो आप क्या भाव लेके बैठे हो, यह आपकी चॉइस है। आप एक्सट्रीम में जाना चाहते हो, जैसे एक न्यूज चैनल वाले होते हैं, जी, वो उसको एक्सट्रीम में लेके जाते हैं जी, और जब पता चलता है नहीं ऐसा कुछ था ही नहीं, तो उनके ऊपर भी कितने आक्षेप लगते हैं कि भाई इन्होंने इतना बदनाम कर दिया। जैसे कल ही एक इंसान को जयपुर की जेल से रिहा किया 20 साल के बाद, उसको रेप के केस में डाला था। और जब पता चला कि इसने रेप किया ही नहीं, तो उसके तो 20 साल गए ना, उसका लाइफ तो खराब हुआ। अब कुरुक्षेत्र में इतने लोग जो मरे जिनका कोई लेना देना नहीं था, वो तो सैनिक थे, वो तो जस्ट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े थे, तैनात थे, अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। वो भी एक अपना अनुभव ले रहे, राजा भी अपना अनुभव लिए, द्रौपदी ने भी अपना अनुभव लिया, शकुनी ने भी अपना अनुभव लिया, 5 पांडवों ने भी लिया, कौरवों ने भी लिया। तो ये तो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए तो ही एक प्लेटफॉर्म था, और क्या था। इसी से चलते सर आपके पॉडकास्ट में हमने ये सब चीज़ें भी सुनी हैं, कर्म अपने को अनुभव लेना पड़ता है, और जो रिग्रेशन के थ्रू हम इस कर्म का जो ड्यूरेशन है कभी जब रिड्यूस कर सकते हैं। ये आपने कई पॉडकास्ट में रिग्रेशंस के बारे में जिक्र किया है। तो जब आप बात कर रहे हैं, हम यही अगर जयपुर की न्यूज़ की बात करें कि जिसमें वो 20 साल के बाद निकला, जबकि उसका कुछ फॉल्ट ही नहीं था, तो ये भी कर्म का पार्ट हुआ। कर्म का पार्ट। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं ना, और कोई कैरेक्टर मुझे, मतलब कोई इंसान बोलता है कि मैं पिछले जन्म में ये कैरेक्टर था, तो मुझे समझ में आता है कि उसने उस कैरेक्टर को अभी भी डिसॉल्व नहीं किया, पकड़ रखा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब उसने पकड़ा है, इसका मतलब उसने या तो उस अनुभव को एक्नॉलेज नहीं किया, एक्सपीरियंस को, और या तो उसको डिसॉल्व नहीं किया, तो उस कैरेक्टर को वापस रीप्ले कर रहा है। और जब रिप्ले कर रहा है तो वापस वही सिचुएशंस उसके सामने खड़ी होगी, वापस वही एक्सपीरियंस, अनुभव लेने पड़ेंगे उसको। जब वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ये कैरेक्टर का अनुभव था, ये मैं एक्चुअली कोई कर्ता भाव नहीं था, मैं डूअर नहीं था, वो कैरेक्टर ने कुछ किया, एक्ट किया, उसके सामने किसी ने उसको रिएक्ट किया, अब मुझे एक्ट और रिएक्ट के बीच में सिर्फ उसको रिस्पॉन्ड करना था, जो मैं नहीं कर पाया। इस वजह से पैटर्न हुआ, क्योंकि वो कर्ता भाव में आ गया ना। अच्छा, उसको ऑब्जर्व करना था, उसने ऑब्जर्व नहीं किया। जैसे आपने टीवी सीरियल को ऑब्जर्व किया ना जी, आप तो अंदर जाके रोल प्ले नहीं किए जी, समझ में गए। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करते वक्त आपको लगेगा अरे इसके साथ, द्रौपदी के साथ इतना अत्याचार हुआ, आपने एब्जॉर्ब किया कैरेक्टर को, अब आप भी वो रोल प्ले करोगे, आपको भी वो एक्सपीरियंस मिलेगा। तभी आप देखो नॉर्थ में, दिल्ली में क्यों लोग सेफ नहीं है रात के टाइम पे, क्योंकि वहां के लोगों ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया जी। आप गुजरात में जाओ, 2 बजे 3 बजे पूरी रात लड़कियां घूमते, बॉम्बे में जाओ घूमते, उन्होंने उस कैरेक्टर्स को एब्जॉर्ब नहीं किया। तो जहां एब्जॉर्ब नहीं किया वहां फियर नहीं है, जहां फियर नहीं है वहां फ्रीडम है। तो पूरा महाभारत का सार यही है, फियर टू फ्रीडम, करेक्ट, और कुछ भी नहीं है जी, और फियर टू फ्रीडम के बीच में जो सेंटर पे आता है दैट इज लव। यस, तो ह्यूमन बॉडी मिली है गॉड के लव को एक्सपीरियंस करने के लिए, गॉड के लाइट को एक्सपीरियंस करने के लिए। कृष्ण की लाइट भी थी, कृष्ण का लव भी था, जो राधा थी उनका अनुभव करने के लिए ह्यूमन बॉडी मिली। लेकिन हम लोग क्या है ना, हम लोग वो गॉडली एक्सपीरियंस को साइड में रख के ना एक दूसरे के ह्यूमन एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छा,
और कुछ नहीं, वो करोड़पति बना, मुझे भी उसके से करोड़पति बनना है। समझ में कि नहीं? उसने ऐसी एक गाड़ी ली, मुझे भी उसके जैसी गाड़ी लेनी है जी। उसको ऐसा पार्टनर मिला, मुझे भी ऐसा पार्टनर चाहिए। इन्फ्लुएंस्ड मतलब हम लोग एब्जॉर्ब करते उस कैरेक्टर को, और फिर पता चलते यार क्यों मैंने ऐसा भगवान ऐसे इंसान मांगा, ऐसी लाइफ मांगी, ऐसी क्योंकि उसको अदर साइड नहीं पता था ना जी। उसको वो सक्सेस वाला पार्ट दिखता है, तभी वो उसको आइकॉनिक बना देता है, रोल मॉडल बना देता है कि मुझे अंबानी जैसा बनना है, मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे नीरव मोदी जैसा बनना है, मुझे हर्षद मेहता जैसा बनना है। लेकिन जो उनकी डार्क साइड थी ये तो किसी को पता ही नहीं। जी। समझ में आ रहा है? yes. तो ये महाभारत में ये समझाया गया है कि ये करने के बाद भी कुछ फायदा नहीं है, तो वो बाद का पार्ट भी देखो, युद्ध वाला पार्ट मत देखो, वो सिर्फ वस्त्रहरण वाला पार्ट मत देखो, लास्ट का पार्ट देखो कि ये लोग मोक्ष के लिए चले, फॉरगिवनेस के लिए चले, ज्योतिर्लिंग पे चले, भगवान के साथ चले, कृष्ण भगवान के साथ चले। तो हमें भी एक्चुअली वही करना पड़ेगा अगर हम एक्सट्रीम में बह गए तो। जब सर इतना सब का आपका सुना ना, जैसे मैं बार बार आपके पॉडकास्ट का बहुत जिक्र कर रही हूँ, तो उस रिग्रेशन थेरेपी को मैंने खुद पे भी इम्प्लीमेंट करने का मुझे क्यूरियोसिटी हुआ, और जब वो क्यूरियोसिटी को मैंने इम्प्लीमेंट किया, मैंने भी कुछ चीज़ें सीखी इस ऑर्गेनाइजेशन में और उनको अपनी लाइफ में जब इम्प्लीमेंट किया, तो उसी के चलते आपने जो ये अभी लास्ट का एक्सप्लेनेशन दिया ना, उसी के बारे में एक चीज़ के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। जब हम ये एक्सपीरियंसेस ले रहे होते हैं फ्रॉम डार्क टू लाइट, और आप कह रहे हो कि सर से लेके पाँव तक जो हमारा सेंटर होता है वो एक लव का एक्सपीरियंस लेना होता है, वो इम्पोर्टेंट है। आपने शुरू में जो बोला ना एक्सट्रीम में, एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम का मतलब क्या, आप हार्ट पे नहीं हो, हार्ट पे नहीं है, हाँ, बस यही बात थी। तो वो एक्सपीरियंस जब हम ले रहे होते हैं तो उसी तरह की सराउंडिंग्स भी हमारी बनती जाती हैं, और हम जो बार बार बोलते हैं कि ये मेरे साथ रिपीट पैटर्न हो रहा है, अब चाहे वो एक्सट्रीम में थे मैं तब एक्सट्रीम का पैटर्न हो रहा था, अब मैं अगर सेंटर में हूँ तो सेंटर का एक्सपीरियंस होगा। इसी के चलते मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि जब आप बोल रहे हो कि एक्चुअली में ह्यूमन बॉडी इज टू एक्सपीरियंस द लव, परफेक्ट लव का एक्सपीरियंस करने आए हैं, तो इतने सारे केसेस जो मैक्सिमम आप देखेंगे, और आप तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड हैं, तो रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा लोग इसके कह सकते हैं ना फेलियर पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, इश्यूज लेकर आते हैं कि मेरे साथ ही फेल्ड पार्टनरशिप क्यों हुई है, मेरे साथ ही मेरे को चीट क्यों किया गया है, या मेरे साथ धोखा क्यों किया, मेरा पार्टनर लॉयल नहीं है, या फिर मैंने इतना कुछ दिया लेकिन मुझे उतना रिटर्न में नहीं मिला। तो जब हम लव की बात करते हैं और हम कृष्ण राधा की बात करें, कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या राधा के पॉइंट ऑफ व्यू से, that was giving, लेकिन जब हम असलियत में ह्यूमन बॉडी में रिलेशनशिप की बात करते हैं तो वो रिसीविंग में रहते हैं कि मुझे इससे क्या मिला। तो हम लव और रिलेशनशिप को जब अगर स्पिरिचुअलिटी से जोड़ें तो कैसे हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि हम डेफिनेटली कि कृष्ण और राधा जैसा बनना एक बहुत बड़ी जर्नी है, लेकिन अगर इसका एक मैसेज किसी को मिलेगा कि स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लव को कैसे देखें कि उनके रिलेशनशिप भी बैलेंस्ड वे में आगे चले। गलतियां ह्यूमन बीइंग से क्या होती है ना, वो ऐसा सोचता है कि मेरा जो मिसिंग पार्ट है जी, है ना, मिसिंग फॉर एग्जांपल अगर मैं मेल हूँ तो मेरा इंटेलेक्ट ब्रेन काम करता है, लेफ्ट ब्रेन काम करता है, तो मैं सोचूंगा मेरा राइट ब्रेन इतना काम नहीं करता है, जो क्रिएटिव है वो मिसिंग पार्ट है, तो मैं सोचूंगा कि कोई फीमेल मेरी लाइफ में आएगी और मेरे लाइफ में क्रिएशन आएगा। अच्छा, इज इट राइट? और जब मैं किसी के रिलेशनशिप में जाता हूँ और मुझे बहुत बाद में पता चलता है कि यार ये भी तो मेरे जैसे ही लेफ्ट ब्रेन यूज कर रही है, ये कहाँ राइट ब्रेन यूज कर रही है, तो जो मैं एक्सपेक्ट करता था वो तो मुझे मिला नहीं। समझ में आ रहा है? और वो मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में वो भी लेफ्ट ब्रेन यूज कर रही है, क्योंकि उसको ये लगा कि ये बंदा लेफ्ट ब्रेन वाला इंटेलेक्ट पर्सन है तो मैं भी इंटेलेक्ट बातें करूं। ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है, सबके साथ ये मिस्टेक होती है। तो क्या होता है ना, फिर वो ईगो क्लैश होता है, फिर कंपटीशन आती है और वही ब्रेकअप होते हैं। तो मैं सबको एक सलाह देता हूँ, एक एडवाइस देता हूँ जी, किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले ना अपने आप को पहले कंप्लीट कर दो। कैसे? आपका लेफ्ट ब्रेन आपका राइट ब्रेन दोनों को आप बैलेंस्ड कर दो। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, योगा करो, जितने भी आपको मॉडलिटीज समझ में आती है कि ये मेरे लिए जरूरी है वो कर लो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप सोचो अगर रामदेव बाबा जैसे या श्री श्री रविशंकर जैसे या सिस्टर शिवानी जैसे ऐसे लोग अगर रिलेशनशिप में जाएंगे, इनके तो कभी प्रॉब्लम होंगे ही नहीं, क्योंकि ये कृष्ण भगवान के जैसे कंप्लीटेड है खुद में ही। यस, समझ में आ रहा है कि नहीं? जी। तो हम क्या करते, किसी को लेके कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ये गलती है। किसी के साथ कंपटीशन करने की कोशिश करते, ये गलती है। किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते, ये गलती है। ये तो किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ये हमारी गलती है जी। जब आप कंप्लीट रहोगे तो एक्सपेक्ट ही क्यों करोगे? अगर मैं चाहूं कि मैं लेफ्ट ब्रेन वाला पर्सन हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं पीएचडी हूं, अगर मैं चाहूं कि भाई मैं भी राइट ब्रेन को एक्टिवेट करूं, मैं ड्राइंग करूंगा, पेंटिंग करूंगा, म्यूजिक में रुचि रखूंगा, कुछ थोड़े डांस सीखूंगा, थोड़े मैं गाना गाना सीखूंगा, भले वो अगेंस्ट मैं माइंडसेट है, लेकिन मेरे 2 साल 5 साल अगर उसमें चले भी जाते हैं तो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस आता है कि यार मेरा भी तो राइट ब्रेन एक्टिवेट हो गया, मैं भी तो ये सब कर सकता हूँ, मैं भी खाना बना सकता हूँ, मेरे अंदर भी आर्ट आ गया, कला आ गई है। तो अब मुझे जो पार्टनर मिलेगा, मुझे ना उसके साथ कंपटीशन करनी है, ना उससे कोई एक्सपेक्टेशन रखनी है, क्योंकि मैं अपने आप में कंप्लीट हो गया। आपने तो प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बता दिया। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये इंसान करता नहीं है जी, है ना? अब ये जब करता नहीं है तो क्या होता है कि पूरी जिंदगी उसकी संघर्ष चलती है उसको मैनिपुलेशन करने में, रिलेशनशिप में। तभी लोग कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहो, क्योंकि उसमें क्या होता है, जब कमिटमेंट नहीं है ना तो बैक होने के चांसेस है और अलाउड भी है। हाँ। समझ में कि नहीं? लेकिन सोसाइटी के अगर दायके में देखें कि जहां पे आपको मैरिज करना कंपलसरी है, तो लोगों ने ये नहीं बोला कि मैरिज करने से पहले खुद को कंप्लीट करना भी एक कंपलसरी है। ये अगर प्रोटोकॉल डाल दें, ये मॉडल डाल दें, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं जी। जितने भी आज के दौर में जो एक्टर एक्ट्रेस से शादी कर चुके हैं, चाहे वो आलिया भट्ट है या कटरीना कैफ है, ये सारे लोग ना अपने आप को कंप्लीट करने के बाद मैरिज किए। ओपनली कितने रिलेशनशिप में गए, ओपनली कितने उनके मीडिया के थ्रू भी सब कुछ समझ में आया। इज इट राइट? मतलब इवन जो कोई सुशांत भी थे, जो वो भी इतने ओपन रिलेशनशिप में थे। तो ये लोगों ने क्या किया ना, अपने मिसिंग कंपोनेंट को ना कंप्लीट किया। उसके बाद जब वो मैरिज करते तो पहले से अंदर सेटल्ड रहते। अनसेटल्ड इंसान कभी मैरिज में सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। एक्सपेक्टेशन में लगा रहता है, एक्सपेक्टेशन में लगा रहता है कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ तो ये करेगा, मुझे ड्राइविंग नहीं आता तो मैं कहीं पे बाहर जाऊंगा तो मेरा पार्टनर मुझे ड्राइव करके लेके जाएगा, मुझे खाना बनाना नहीं आता तो सामने वाला मुझे मेरे लिए ही खाना बनाएगा। वो सामने कितना भी थका रहे लेकिन मुझे खाना तो उसी से बनवाना है। तो लड़ाई तो क्या है कि जो सोर्सेस हैं आपके घर में, उसी सोर्सेस के ऊपर तो लड़ाई चल रही है। और ये देखता कौन है, मुझे बताओ, ये देखता कौन है? घर में बच्चे देखते। हाँ, तो बच्चों पे क्या असर होगा? वही इम्बैलेंस, वही कंडीशनिंग। यहाँ पे फादर एंड मदर के शिव शक्ति इम्बैलेंस है, यिन यान इम्बैलेंस है, बच्चों के भी सेम रहेंगे। इज इट राइट? उनके भी रिलेशन इतने ही ब्रेकअप होंगे। तो आप सोचो ना, ये सारा एक जो लूप साइकिल है, यही गलत जा रहा है। कृष्ण भगवान अगर रुक्मणी के साथ रह पाए, क्योंकि उन्होंने पहले खुद को कंप्लीट किया राधा के साथ। राधा भी एक एक्चुअली एक इमेज रिफ्लेक्टर थी, कोई एक्चुअली कोई पर्सन नहीं थी, लेकिन लोगों ने उसको अलग पर्सन समझा। वो जब अपनी जर्नी में खुद को कंप्लीट कर रहे थे ना, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे कि ये मेरी राधा जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसके बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ, ये मेरे बगैर नहीं रह सकती। एक्चुअली आपका हार्ट का रिफ्लेक्शन था, खुद को ही कंप्लीट करने की जर्नी थी वो। लेकिन धर्मों के लोगों ने कहा कि नहीं, ये एक अलग थी। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया कि ये अलग थी तो फिर उसको अलग क्यों किया, फिर रुक्मणी से शादी क्यों की? बट दैट वाज अ डिफरेंट। जैसे हम मेडिकल कॉलेज में जब हम इंटर्नशिप करते हैं तो हम ही तो एक्सपेरिमेंट करते हैं पेशेंट्स के ऊपर। उसके बाद ही तो हमें डिग्री मिलती है। इंटर्नशिप के बगैर तो हमको कैसे डिग्री मिलेगी? तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हीलिंग है या रिग्रेशन है या फॉरगिवनेस है या होपोनोपो है, ये ऐसी जितने भी मॉडलिटीज है, एक्चुअली ये राधा कृष्ण की ही मॉडलिटी है, जहां आप अपने आप को कंप्लीट करते हो, अपने अनहील पार्ट को हील करते हो,
अपनी इनसिक्योरिटी को ठीक करते हो, अपने फियर को क्लियर करते हो, फ्रीडम में लेके आते हो, अपने सारे ट्रॉमा, गिला शिकवा, जो भी चीट फ्रॉड आपके साथ हुआ या आपने किसी के साथ किया, गिल्ट, ये सब आप निकाल देते हो। उसके बाद बचेगा क्या? सिर्फ लाइट एंड लव। फिर शादी करो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाइवोर्स चांसेस भी कम है, होंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं, क्योंकि क्या है ना, आप कंप्लीट होके बाहर निकले हो ना। यस। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझो कोई 3 करोड़ का मकान है और मैं वो मकान देखने जाता हूँ, वो बंदा मुझे पूछेगा कि भाई आप लोन लोगे कि भाई आप कैसे करोगे, मैं कहूंगा भाई मैं 3 करोड़ का चेक लेके आया, तो बात तो वही डील खत्म हो गई कि नहीं? करेक्ट। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आप कंप्लीट होके जाओ, तैयारी करके जाओ। यस। आप ईएमआई से लोगे तो आपका वो स्ट्रेस रहेगा। तो पूरे रिलेशनशिप ईएमआई से चल रहे सबके, ना ये चुका पा रहे ना वो चुका पा रहे। क्या बात। और कितनी लाइफ से चल रहे। यस। तो यही रिग्रेशन में हम उसको कट आउट करते, कट करते कि ये इमोशनल बैगेजेस, डिपेंडेंसी वाले खत्म कर दो, ईएमआई, और आप फिर फ्री विल के अकाउंट में आओ, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सामने वाला दे या ना दे, आपको क्या फर्क पड़ता है? इतना बड़ा सॉल्यूशन दिया है ना सर आपने, क्योंकि लव और रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जो हर कोई नहीं समझता है। 200% श्योर ये जो भी इस पार्ट को देखेगा ना, कितने ही लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होएगा। एंड आई वुड रेकमेंड टू ऑल द पीपल हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, इस पार्ट को प्लीज 2-3 बारी रिपीट करो तो आपकी लाइफ के सिर्फ पार्टनर वाले ही नहीं, घर में भी ये चीज एप्लीकेबल होती है। तो बहुत से रिलेशनशिप, क्योंकि सर आप तो कितने लोगों के प्रॉब्लम सुनते आ रहे हैं, एंड आई एम श्योर यू कैन रिलेट इट वेल कि कितने लोग रिलेशनशिप में घिरे पड़े हैं लूप साइकिल में। ये जनरेशन, अगर मैं कहूँ कि जब लड़कियां एज अ फीमेल चाइल्ड जन्म लेती है जी, तो उसको ये सुनने में आता है कि एक्चुअली मेरे पेरेंट्स में से कोई तो था जो मेल के लिए वेट कर रहा था और मैं फीमेल बॉर्न हुई। अब उसकी जर्नी 25, 30, 35 साल तो ये प्रूव करने में जाती है कि अगर मैं फीमेल हूं तो भी मैं मेल से कम नहीं हूं। अब उससे उसका लेफ्ट ब्रेन इतना एक्टिवेट होता है कि उसकी फेमिनिन एनर्जी खत्म हो जाती है। फिर वो कहाँ रिलेशनशिप में जाएगी, और जाएगी तो कहाँ उसका सक्सेस होगा, या वो मैरिज तक भी नहीं पहुंचेगी तो डिवोर्स के चांसेस ज्यादा है। प्रूव करने में लगी पड़ी है। सर कितना अजीब बात है ना, और उस बेचारी को पता भी नहीं कर रही है इस चीज, क्योंकि वो प्रूव करते करते राइट ब्रेन को उसने डीएक्टिवेट कर लिया, लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट किया। उसने अच्छे से पढ़ाई की, इंटेलेक्ट वाला पार्ट सब कुछ प्ले किया, कॉर्पोरेट में प्ले किया, अच्छे पैसे कमाए, पेरेंट्स को भी ये प्रूव किया कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं बेटा हूँ। और पेरेंट्स भी अनफॉर्चुनेटली हर लड़की को बेटा ही बुलाते, बेटी तो बुलाते ही नहीं कोई। आप देखो, हर फादर अपनी डॉटर को बेटा कैसा है तू, हाँ, ऐसे ही बुलाते। तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट पेरेंट्स के लिए भी है। एग्जैक्टली। तो मतलब आप सोचो ना सर, उसमें उस लड़की का, फीमेल का भी फॉल्ट नहीं है, वो तो सिर्फ प्रूफ कंडीशनिंग है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये डीएनए में जो इन्फॉर्मेशंस डाली है, उसी को तो वो एक्चुअली कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है ना। क्योंकि जब वो मदर के वूम में थी, हम लोग वूम रिग्रेशन क्यों करते, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, क्योंकि जब वो मदर के वूम में थी तो आवाजें तो ऐसी आती है ना, दादी सोच रही बेटा हो, वंश आगे जाए, दादाजी सोच रहे है ना, ताऊ जी सोच रहे, तो मतलब फिर मदर के ऊपर प्रेशर, मदर को भी डिप्रेशन, एंजाइटी, सही में लड़का ही होगा ना, नहीं तो मेरा क्या होगा। इज इट राइट? क्योंकि मैंने गायनेक प्रैक्टिस की है, मैंने 500 से ज्यादा डिलीवरी की है, मैंने ये बहुत रिसर्च किया इसके ऊपर। अच्छा। कि ये इतने मिसकैरेजेस क्यों, हम लोग डीएनसी रोज करते थे, ऐसा है, हम लोग बहुत सारे रिस्की एबॉर्शंस भी करते थे, बिकॉज ऐसा था ना, फैमिली में कोई नहीं चाहता ज्यादा तौर पे कि लड़की पैदा हो। और हमें सोनोग्राफी करते वक्त पूछते थे कि भाई आप बताओ, आप सीक्रेटली बताओ, और फिर अबॉर्ट कराते थे। समझ में आ रहा है? उसका भी तो कर्मा बंधा ना। तो मैं यही कहा ना, इसलिए मैंने मेडिकल प्रैक्टिस क्यों छोड़ी, बिकॉज ये सारी मैनिपुलेशंस थी। अच्छा। हमारी इन्वेस्टिगेशन की, हमारी ट्रीटमेंट की जी। और कहीं ना कहीं हम पे ही तो ये कर्म का भार चढ़ता है, करने वाले पर भी और करवाने वाले पे भी। ये सारा एक नेटवर्क है ना, सारा नेटवर्क है। हम सहजता से क्यों कबूल नहीं कर सकते कि गॉड की क्रिएशन में तो कुछ भी हो सकता है। कहीं पे अगर अमृत है, कहीं पे तो एप्पल है, कहीं तो टमाटर है, कहीं पे तो
ड्राई फ्रूट से कुछ भी क्रिएट हो सकता है इस दुनिया में। तो आप ऐसे क्यों सोचोगे भाई मैं चाहूं कि मेल ही हो? क्रिएशन तो गॉड के हाथ में है। पर सर एक चीज बड़ा कंफ्यूज करता है इसमें, डॉक्टर का रोल तो सिर्फ जो लोग वो चाह रहे थे वो करने का था। हाँ, तो डॉक्टर का कर्म कहाँ हुआ, क्यों हुआ मतलब? डॉक्टर को रिवेल नहीं करना ना, मेडिकली तो अलाउड ही नहीं पहली बात। वही तो मतलब, लेकिन कर्म तो उसके ऊपर भी लगा मैं ना वही फिर। तो कहा ना, इससे तो मैंने मेडिकल प्रैक्टिस बंद की ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। अच्छा, ओ, ओके, क्योंकि हमको प्रेशराइज किया जाता है, हाँ, समझ में है कि नहीं? यस, हम जिसको CUT कहते हैं करके, कट अच्छा, अगेंस्ट द ट्रीटमेंट, तो ओके, एक हमारा एक सिस्टम रहता है वहां पे। अच्छा, इज इट अच्छा, राइट? तो हमें सोचते कि भाई डिलीवरी का इतना ही पैसा मिलेगा, लेकिन अबॉर्ट करने का तो 10 गुना ज्यादा मिलेगा, तो हम क्यों ना करें? हो, ये भी तो एक बात है। फिर नॉर्मल डिलीवरी से इतना मिलेगा या सी सेक्शन करने से 4 गुना मिलेगा, तो क्यों ना करें हम? तो बच्चा देखता है कि मुझे माँ का पेट फाड़ना पड़ा, काटना पड़ा, तब मैं बॉर्न हुआ, तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ा एक बॉदरेशन हो गया, बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया कि अब तो मुझे प्रूव करना है करके। तो जब वो एंटर ही होता है इस दुनिया में, तो बहुत कर्जे से होता है, बहुत गलत माइंडसेट से होता है। तभी हम वूम रिग्रेशन करके वो सारी बातों को इरेज करते हैं, उसको न्यूट्रल करते हैं कि भाई ये नियति की एक ड्रामा थी जिसमें आपको आने दिया है, आप सिर्फ अपना किरदार निभाओ, आप किसी का किरदार लो मत, अपना निभाओ, अपना कर्म करो, बस अपना कर्म करो। आपको जो कैरेक्टर मिला है, मेल का तो मेल, फीमेल का तो फीमेल, जैसा भी मिला है, छोटे भाई का, बड़े बहन का, जैसा भी मिला है, आप अपना निभाओ, बस बात खत्म हो। स्पिरिचुअलिटी में भी सर ऐसा ही है ना कि जैसे आज भी कितने भी लोग इस बात को सुन रहे होंगे, 50% से ज्यादा चलो मैं कहती हूँ मान भी लेंगे कि हाँ, स्पिरिचुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन इसमें भी उन्हीं के इर्द गिर्द लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो सिर्फ कहने वाली बातें हैं। तो यहाँ पर भी जो स्पिरिचुअल लाइफ को या पाथ को समझ चुका है वो भी सिर्फ अपना कर्म करे, उसी से उसके शायद सराउंडिंग भी एक्चुअली क्या है ना, स्पिरिचुअल पाथ को ये कहेंगे ना जो हायर सेल्फ से प्ले किया जाता है जी, इसमें लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बीच में या जजमेंटल पार्ट नहीं आना चाहिए। यस, लेकिन 99% क्या होता है, जब आपकी साइकिक एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है ना, आप बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हो बाय डिफॉल्ट। आप बोलोगे ये साल ऐसा है, अब ये ऐसा जाने वाला है इसका, हाँ। इसकी राशि ऐसी है तो ऐसा होने वाला है, इसका नंबर ये है तो ये नंबर वाले ऐसे होने वाले। समझ में आ रहा है? तो ये क्या होता है ना कि हम हर चीज को ना एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोल का तो कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, हाँ, कभी नहीं होता। बॉडी का स्ट्रक्चर होता है ना, करेक्ट। तो आप किसी को फिक्स कैसे कर सकते हो? सही बात है। अगर उसने पास्ट में भी कुछ किया ना, उस पास्ट के आधार पे भी आप उसको स्ट्रक्चर नहीं दे सकते, बिकॉज उसमें भी काफी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, मतलब पास्ट कर्म की बात कर कोई भी। अच्छा, आपने बोला ना इसने चोरी की, हाँ, इसने मर्डर किया जी, इसने रेप किया, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कार्मिक अकाउंट रहेगा ना उस इंसान के साथ जिसको वो रोल दिया है। तो हम उसको जज कैसे करें, उसको पनिश कैसे करें? ये तो वही बात आ गई, एवरीथिंग इज अ ड्रामा। दैट्स द मेन थिंग। मैंने आपको क्या कहा कि पूरी रियल और रील के बीच की लाइफ है। इज इट राइट? अवेयरनेस है जो आपको समझाएगा कि ये भी एक रील ही चल रही है, ये रियल नहीं है। और हमारा जो रियल का जो ईगो है ना, नहीं मैंने देखा ये सच है, मैंने सुना ये सच है, मैंने महसूस किया ये सच है, जो तुमने किया सेंसेशंस के थ्रू वो भी एक्चुअली रियल ही था, रियल था ही नहीं। बिकॉज उस टाइम पे आपके न्यूरॉन्स जो ट्रिगर हुए, उस न्यूरॉन्स को कमांड देना, उस न्यूरॉन को फील करना, वो भी तो आपके हाथ में था कि नहीं जी? बस तो ड्रामा हुआ कि नहीं जी? मैंने कौन से न्यूरॉन को कौन सा मैसेज दिया? मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, छोटा एग्जांपल देता हूँ कि अभी मैं पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ कि जब मैं ऋषिकेश गया था गंगा स्नान करने, और बहुत ठंडी थी वहाँ, बहुत ठंडी थी, मतलब 2-3 डिग्री कुछ रहेगी ऐसा है। और हम स्नान करने के लिए नीचे उतरे, और मेरी पिछले 12 साल से एक आदत है कि मैं शुरू से ही सीधा स्नान करता हूँ, सब अपने स्पिरिचुअल प्रोसीजर्स करता हूँ,
चाहे वो सूर्य नमस्कार हो या मेडिटेशन हो, जो भी साइकिल से सब करता हूँ, और मैं सब क्रिया करने के बाद आधे पौने घंटे बाद मैं बाहर आ जाता हूँ। इज इट राइट? अब मैंने अपने ब्रेन को कोई ऐसा सिग्नल ही नहीं दिया बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, तो मेरे सारे सिग्नल्स हाँ बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, तो मुझे जाने ही नहीं देंगे। मैंने सोचा वो पानी है, उसका अपना तापमान है, मेरा अपना तापमान है, और मैं जब उतरूंगा तो मैं उसका ही तापमान से आराम से रह पाऊंगा। नहीं रह पाऊंगा अगर ये सिग्नल दिया तो कोई भी मेरी बॉडी एक्शन नहीं जाएगी वहां पे। लेकिन इतना एक्सेप्टेंस कि नहीं मुझे गंगा में जाना है, मेरा एक वो लविंग टू गो इनटू द गंगा माँ रिवर, वो मेरे लिए वैल्यूएबल ज्यादा था, टेम्परेचर नहीं। तो मेरे माइंड के न्यूरॉन्स, मेरे ब्रेन के न्यूरॉन्स रेजिस्ट ही नहीं करते कभी। कितना भी -डिग्री भी टेम्परेचर हो, मैं तो नहा लेता हूं। इट वर्क्स, दैट वर्क्स। लेकिन लोग कमांड ही नहीं देते वैसे। उनकी वैल्यू जस्टिस की होती है, उनकी वैल्यू होती कि नहीं मुझे ठंडा लग रहा है मतलब मैं नहीं जा सकता हूं। यही कमांड दे दिया, यही कमांड है, मैं रिलेशनशिप में आगे नहीं खींच सकता हूं, मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता हूं, मैं इसके साथ नहीं रह पाऊंगा, यही कमांड देता है वो। सर बहुत डीप लेवल बात की है आपने। मेरे को एक ऐसी चीज याद आई है जो हर एक, आई एम श्योर हर एक ने एक्सपीरियंस की होगी। और सर हम कितनी अलग कंडीशनिंग में आ रहे हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके पेरेंट्स को अगर उसको कुछ ऐसी चीज खिलानी होती है जो अच्छी नहीं होती है तो वो क्या बोलते हैं, दवाई समझ के पी जा। तो ये कंडीशनिंग तो बहुत गलत दे रहे हैं। दवाई कौन सी अच्छी चीज है पीने वाली? वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो हम ऐसी कंडीशनिंग लेकर बाहर आते हैं कि फियर तो अपने आप ही डेवलप होएगा उसके अपने अंदर। क्योंकि क्या है ना कि उसको मैन्युपुलेट किया जाता है। यस, उसको है ना जैसा है वैसे स्वीकारने के लिए तैयार नहीं करते। यस, जैसे लड़की की शादी करते ना जी, तो ऐसे बोलते हैं कि अब वही तेरा सब कुछ है, अर्थी भी तेरी वहीं से उठेगी। ऐसी कंडीशनिंग करते हैं तो वो कितना भी टॉर्चर हो बोले कि नहीं मुझे तो बोल दिया तुझे वापस नहीं आना है, अब तेरे लिए घर बंद है। ये एक्सट्रीम हो गया। एक्सट्रीम हुआ ना। यस। तो कैसी कंडीशनिंग क्रिएट करते। मतलब लड़के के 100 नखरे माफ, लड़की की एक भी गलती माफ नहीं होती। ये सोसाइटी का कंडीशनिंग है। तो आप मुझे बताओ, जब इतना भेदभाव पूरी कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस पैटर्न है, उसमें आप जिंदा कैसे रह सकते हो? उसमें आप रिलेशनशिप में कैसे जा सकते हो? फिर फॉल्ट किसी कपल का नहीं, किसी मेल का नहीं, फीमेल का नहीं, ये पूरे सोसाइटी का, संसार का फॉल्ट है। इसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तभी मैंने कहा लव की फ्रीक्वेंसी में रहो, सेंटर पे रहो। आपने भंवरा देखा है? भंवरा, राइट? भंवरे से खेला है बचपन में। उसका जब सेंटर घूमता है ना तो सेंटर दिखता नहीं है। तो वही मैं कहता हूँ, जब आप लव में रियल हो ना तो लव दिखेगा नहीं, और जब नहीं दिखेगा ना तो 100% मर्जिंग है वो। तो उसमें फिर कोई भेदभाव ही नहीं रहा कि ये तू करेगा या मैं करूंगी, या तू मुझे देगा या मैं तुझे दूंगी, क्योंकि दोनों मर्ज हो गए भंवरे के एक सेंटर पार्ट के जैसे। क्योंकि घूम रहा है ना, लेकिन जब नहीं घूमेगा तो सेंटर दिखेगा कि नहीं? मतलब जब लव है तब दिख जाएगा तेरे में अंदर क्या प्रॉब्लम है, मेरे में क्या प्रॉब्लम है। ओह यस, देयर इज नो मर्जिंग। ओह यस, दैट्स द मेन थिंग। ओह समझना थोड़ा मुश्किल है सर। लेकिन आई एम श्योर जो समझ जाएगा वो एक लव की फ्रीक्वेंसी में आ सकता है। इसलिए लास्टली मैं आपको कहता हूं कि इस कलयुग में ना, अगर हम इसको एक एलिवेशन कहें, सोल एलिवेशन, जिसको एसेंशन कहते हैं, उसका एक महावतार बाबा जी का जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जहां पे शून्य के भाव से इमॉर्टैलिटी आ गई। उन्होंने अपने आप को 5000 साल पहले कंप्लीट किया और इसलिए वो इमॉर्टल हो गए। उस केव में भी जाओगे और बैठोगे तो आप उनको फील कर पाओगे। फिर उनकी फिजिकल प्रेजेंस नहीं भी रहेगी तो भी उतना ही फील कर पाओगे जितना वो है। तो एसेंशन का मतलब क्या है कि आपका बॉडी का हर सेल लाइट एंड लव से भरा है, उसको एसेंशियल कहते हैं। तो मतलब ये इसका एडवांस्ड वर्जन ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया। एग्जैक्टली, बिकॉज शुरुआत तो आपने लव से किया जी। शुरुआत तो आपने अपने गुरु, गॉड, गॉडेसेस की लाइट से किया जी। लेकिन क्या होता है कि लाइट से एनलाइटनमेंट की जर्नी जी, और एनलाइटनमेंट से मोक्ष की जर्नी जी, ये अल्टीमेट है। लाइट से एनलाइटन का मतलब सब लाइट होना जी। एनलाइटन से मोक्ष निर्वाणा मतलब पूरा लव होना। अच्छा, ओके, एनलाइटनमेंट से मोक्ष का इज टोटली लव।
ओह, समझ में आ रहा है? तो ये दो चीजों का एक्सपीरियंस लेने के लिए तो हम आए हैं। हम थोड़ी के करेंसी, यूरो, दिरहम, डॉलर, इन लोग सब तो उसी में घूमते हैं कि भाई मेरा ये बैंक बैलेंस इतना, मेरा इतना BHK का फ्लैट, मेरा इतना स्क्वायर फीट का, मेरी अभी ये मॉडल की गाड़ी है, ये उसी में उलझे पड़े हैं। कहाँ गया लाइट और कहाँ गया लव? तो सर, आप जब महाअवतार बाबा जी की भी बात कर रहे हो, उसके भी आपके ऑर्गेनाइजेशन ने काफी ट्रिप्स किए हैं, Yes, काफी स्पिरिचुअल जर्नीज की exactly. हैं, और वहाँ पे जैसे हमने कई सारे आपके टेस्टिमोनियल्स भी हाँ। देखे हैं कि लोगों ने बाबा जी को एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है और वहाँ पे। एक्सपीरियंस भी कैसे किया, पूरी तरह से किया। जी। मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि महाअवतार बाबा जी का हमें सिर्फ मेल वर्जन ही सेंस हुआ, उनका फेमिनाइन वर्जन भी सेंस होता है हमें, क्योंकि वो कंप्लीशन में है। समझ में आ रहा है? और जब कंप्लीशन में होता है ना, डिसॉल्व हो जाता है इंसान, तो उसमें फिर कोई बाइफर्केशन नहीं होता है, कोई डिवीजन नहीं होता है। तो फीमेल भी इतना ही एक्सपीरियंस करती है जितना मेल करते हैं। मैंने देखा है वहां महिलाएं भी रोती है केव्स में, और पुरुष भी रोते हैं। तो दोनों का जो मिसिंग कंपोनेंट है वो बाबा जी से मिला कि नहीं? यस। और वो शून्य हो गया। शून्य हो गया मतलब लव में अनकंडीशनल आ गया। सर, इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, अगर जो हाँ। आप महाअवतार बाबा जी की बात कर रहे हैं, आई गेस ये नैनीताल के नैनीताल पास के आगे जाकर है, हाँ, जहाँ पर आप लोग हर साल भी कुकुचीना, स्पिरिचुअल हाँ, ट्रिप्स राइट, करते हैं, हाँ, राइट, कुकुचीना के हाँ। पास। तो सर, इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी थी और आज तक इसका जिक्र कभी दुनिया में नहीं आ पाया, और इतनी, मतलब आप समझ ली, आप बोल रहे हो, मतलब पूरी साइंस है एक बाबा जी को समझना भी, क्योंकि जब आप कह रहे हो फेमिनाइन बैलेंस्ड है, हाँ, मैस्कुलिन बैलेंस्ड है, हाँ, तो पूरा एक साइंस हो गया समझने के हाँ। लिए। तो भी वो आज तक बाहर नहीं आ पाया, लोगों की नजर में नहीं आ पाया। मतलब ये थोड़ा ऐसा लगता है ये आपके क्वेश्चन का ही शुरुआत में आंसर था। इतनी हाई फ्रीक्वेंसी, हम तो इतनी लो फ्रीक्वेंसी में कि वो फ्रीक्वेंसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। अच्छा हम अभी 1.7 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में चल रहे हैं जी। समझ में आ रहा है? उनका 963 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है। अरे तो सोचो कितना डिफरेंस है। पहले हार्ट चक्र पे तो आओ, यस, 363 पे, उसके बाद आपका एसेंशन होगा और फिर आप उस पे पहुंचोगे करके। इट्स अ कंप्लीट जर्नी। कंप्लीट जर्नी। तो किसी को भी वहां तक पहुंचने के लिए भी पहले तो नीचे से शुरुआत करने की जरूरत है। एग्जैक्टली। तभी एसेंशन की हम बात कर सकते हैं। राइट। तो उसके लिए विजडम चाहिए, सिर्फ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन से नहीं चलेगा। Yes, इज इट राइट? आपने खुद ही उसके लिए बोल दिया। अनकंडीशनल हीलर बनना पड़ेगा, Yes. लाइट वर्कर बनना पड़ेगा। Yes. मतलब कितनी रिट्रीट्स में अपनी क्लियरेंस करनी पड़ेगी, कितना फॉरगिवनेस, कितने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज करने पड़ेंगे। Yes. कितनी हमारी तो एक्चुअली कार्मिक लेयर्स की पिलिंग होनी पड़ेगी, तब जाके आप उस फ्रीक्वेंसी में जा पाओगे। अब आपने यहाँ पर एक ब्रीफ में इतना अच्छे से बोला है ना सर, कि जो हमने शुरुआत की थी अपने डिस्कशन की, कि इन्फ्लुएंस्ड होके भी नहीं जाना है, कि एक अगर साइंस ऑफ बाबा जी समझना है, हम सीधा वहां पहुंच जाए। हम जब तक ये प्रोसेस पूरे फॉलो करते हुए नहीं आएंगे, तो इतना आसान नहीं है कि आज आप जो कर पा रहे हैं कल से मैं भी वही कर पाऊं, या जितने लोग यहाँ पे सुन रहे होंगे वो लोग भी कर पाए। इट इज अ प्रोसेस। सो मैं ब्रीफ में सभी को ये चीज़ बताना चाहूँगी, सर ने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें आज प्रोवाइड किया, थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आई एम श्योर इसमें भी बहुत आंसर्स निकले होंगे, स्पेशली लव रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी में। एंड कितने ही हमें जो भी अगर आपके और भी सवाल हैं इसके चलते, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वी वुड लव टू ऑर्गेनाइज अनदर सेशन फॉर यू एंड आस्क सर फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, एंड विल रिक्वेस्ट हिम टू solve our query. Thank you so much, sir, for our show.